नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जेएससीबी क्लास 12 मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन ऑफ मार्च 2018। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व किए हुए आपको मिल जाएंगे और भी जितने पेपर्स अवेलेबल है वो सब सॉल्व करके यहाँ पे मैं अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको ये सोचने में थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। खास करके जो पार्ट ए के 50 एमसीक्यूज होते हैं, अगर ये पेपर और दूसरे प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप स्टडी करेंगे जो कि आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि 50 में से मुझे लगता है 25 से लेके 30 तक एमसीक्यूज जो है ना वो हर साल एक ही टाइप के रिपीट होते हैं। मतलब हो सकता है कुछ डिजिट्स चेंज हो, बट क्वेश्चन का जो टाइप है ना वो हर एक पेपर में सेम ही रहता है। तो पिछले 8-10 या 5-7 साल के पेपर्स अगर आप सोल्व करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको पता चलेगा एटलीस्ट कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन है उसको डिजाइन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, देखिए ये टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं, फिर चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या गुडसेट का एग्जाम हो, दोनों में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इसमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में ये सेट देखना है। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन जो है ना वो होते हैं n की पावर में n स्क्वायर, और n क्या है इस गिवन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट ना, इट इज 4। तो आंसर होना चाहिए 4 की पावर 4 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, सो 4 की पावर 16 इज द राइट आंसर। और इसमें जो आपको यहाँ पे टिक करके दिए है वही करेक्ट आंसर है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बच्चों ने जिसने लिखा होगा उसका पेपर स्कैन करके यहाँ पे आपके सामने है। अगर कोई आंसर में वेरिएशन होगा तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे लिख दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 स्टार 2 स्टार 0। तो सबसे पहले 1 स्टार 2 करें तो देखो ए स्टार बी का डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकेंड नंबर का क्यूब। तो 1 स्टार 2 क्या होना चाहिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, और उसका ऑपरेशन करना है 0 के साथ। 1 क्यूब 1 और 2 क्यूब होता है 8, तो ये हुआ 9। अब आपको करना है 9 स्टार 0, और ये होता है 9 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब। 0 का क्यूब तो 0 होता है, 9 का क्यूब जो है ना वो आपका आंसर है। तो 9 का क्यूब 0 नहीं होता, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का कुछ 27 नहीं होता है, तो मतलब कि 9 का क्यूब है ना वो 729 ही होता होगा, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक फंक्शन एफ ऑफ एम एन इज एम प्लस एन। तो आपको बताना है कि ये 1 1 है, ऑन 2 है कि क्या है। तो बहुत सिंपल बात है, देखो अगर हम बात करें कि एफ ऑफ 2 1 एंड एफ ऑफ 1 2, ये तो दोनों डिफरेंट है कि नहीं। लेकिन जैसे ही आप एम एन पुट करेंगे ना तो आंसर आपको एम प्लस एन में मिलेगा, मतलब इसका आंसर 2 प्लस 1 होगा एंड इसका जो आंसर है वो 1 प्लस 2 होगा। तो दोनों साइड 3 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू ये तो दोनों डिफरेंट थे, लेकिन एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। इस तरीके के फंक्शन को बोलते हैं मैनी टू वन, या फिर नॉट 1 1। तो एक तो बात है कि ये 1 1 तो है नहीं। दूसरी बात, अगर ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में क्या होता है, हमें उसका रेंज फाइंड करना होता है, और रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए तो कोडोमेन तो आपके पास है, इसको बोलते हैं कोडोमेन n-1। ठीक है, अब देखिए डोमेन मतलब कि एम एन की वैल्यू जो है ना आपको एन 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 क्रॉस एन में से लेनी है। मतलब एम एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, अगर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं तो वो 1 1 भी हो सकता है। मतलब कि इस फंक्शन के आंसर्स जो है ना वो 2 से आना चालू होंगे, 2 के बाद 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक के नेचुरल नंबर आप आंसर में ला सकते हैं। मतलब कि ये नेचुरल नंबर तो है लेकिन इसमें 1 मिसिंग है, तो ये उसका रेंज हुआ, और कोडोमेन भी यही आपको दिया है। दैट्स व्हाई एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन ऑल्सो। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। फंक्शन जो है ना वो 1 1 तो नहीं है बट ऑन टू है, इट मीन्स मेनी वन एंड ऑन टू।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन एक फंक्शन दिया है, आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना होता है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर है कि नहीं वो चेक करना होता है। उसके लिए एक्स वाई की जगह पे एक्स एक्स अगर ले ले तो क्या वो ग्रेटर देन जीरो है, बिल्कुल एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होता है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट थिंग, सिमेट्रिक के लिए हमें सोचना होता है कि इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन जीरो तो क्या y इंटू एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, डेफिनेटली, क्योंकि x इंटू वाई एंड y इंटू एक्स सेम ही होता है, सो दिस इज सिमेट्रिक ऑल्सो। थर्ड थिंग हमें देखनी है कि इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन जीरो y इंटू जेड इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, तो क्या x इंटू जेड ग्रेटर देन जीरो होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ये दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। सेम चीज ये दोनों भी पॉजिटिव या ये दोनों भी नेगेटिव। तो अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लूं कि 1,2, तो देखो ये जो पेयर है ना ये इस रिलेशन में होगी क्योंकि 1 इंटू टू 2 होता है और 2 ग्रेटर देन जीरो है। इसके साथ साथ अगर मैं -1 एंड -2 लूं तो ये भी इस रिलेशन में होगा क्योंकि -1 इंटू -2 2 होता है, वो भी ग्रेटर देन जीरो है। अब सोचो, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये वाली पेयर हम नहीं ले सकते क्योंकि दूसरी जो पेयर है ना उसका फर्स्ट एलिमेंट तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, तो 2,3 लेना पड़ेगा। तो फिर आप अगर देखेंगे 1,3 ये भी इसका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा और ये भी इस रिलेशन में होगा, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों मतलब कि ये जो फंक्शन है ना ये कैसा है, सॉरी रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन एक फंक्शन दिया है और एफ ओ जी पाई फाइंड करना है। तो क्या आप जानते हैं कि एफ ओ जी पाई का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ पाई। अब एफ को तो छोड़ो, पहले जी ऑफ पाई की बात करो। तो जी ऑफ पाई, जी ऑफ एक्स है ना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो जी ऑफ पाई है ना वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई होगा। एंड पाई की वैल्यू 3.14 होती है। 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट साइड का इंटीजर 3 आता है, मतलब कि जी ऑफ पाई की जगह पे पुट कर दिया 3। अब एफ ऑफ 3 क्या है, तो देखो फंक्शन ऐसा है जिसमें कोई भी ग्रेटर देन जीरो नंबर पुट करने से आंसर 1 मिलता है। 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, तो इसका आंसर आएगा 1, दैट्स वाई 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इनफाइनाइट टाइम पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है, चाहे वो जीएसईबी का पार्ट ए हो या फिर गुजसेट का एग्जाम हो। तो सेक स्क्वायर का आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा, अभी हमारे पास है tan इनवर्स 2। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब cot इनवर्स 3। तो फाइनली tan इनवर्स कट हो गए 2 + 1 + 3, लेकिन हर बार मैं बताता हूँ कि ये tan इनवर्स कट तो हो जाएगा लेकिन जो बचेगा 2 उसका स्क्वायर होगा, बिकॉज दिस इज tan स्क्वायर, और यहाँ पे भी होगा 3 का स्क्वायर। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो 1 + 4 + 1 + 9 10 एंड 15 आना चाहिए, सो 15 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन साइन के अंदर आप देखिए cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स है और ये होता है π/2, और साइन π/2 की जो वैल्यू है वो होती है 1, दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन ए विच इज 1। 3 cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स पाई है, तो बताइए कि x क्या होगा। एक रास्ता तो ये भी है कि ऑप्शन सारे पुट करके देखें कि किस में पाई आता है। दूसरा रास्ता है कि जो 3 cos इनवर्स x है ना उसको हम लिखे 2 cos इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। अब क्या आप जानते हैं कि 2 cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स तो π/2 होता है, π/2 सामने जाके बन जाएगा पाई माइनस π/2 विच इज π/2, सो cos इनवर्स एक्स हो जाएगा π/4 और x हो जाएगा cos π/4, और cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट इनवर्स 1/2 प्लस कोट इनवर्स 1/3
अब इसकी वैल्यू तो टेबल में से आपको मिलेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, और टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 होता है टेन इनवर्स, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 इंटू 3, और ये होता है टेन इनवर्स 5 डिवाइड बाई -5। मैंने आपको बताया हुआ है बहुत सारे वीडियो में कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव आए इसका मतलब आप पाई प्लस करना भूल गए हैं, क्योंकि राइट नाउ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1 है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। सो दिस इज पाई प्लस टेन इनवर्स -1, तो ये होता है पाई माइनस पाई बाई 4, एंड आंसर इज 3 पाई बाई 4। देखो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, मतलब क्या हुआ वो ये देखो पाई प्लस करना भूल गया है, इसलिए उसका आंसर -पाई/4 आया। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। चलिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस, तो दो इक्वेशन दिए हैं, इसके सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं। तो ये एक तरीके से हम क्या करते हैं, अगर आप देखेंगे तो 4 x y से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 4/y प्लस 3/x इक्वल टू 6, एंड दूसरा जो इक्वेशन है वो बन जाएगा 8/y प्लस 6/x इक्वल टू 9। अगर आप देखेंगे तो दोनों इक्वेशन सेम ही है। देखो इसको आप ना, सेम तो नहीं है, ठीक है। अगर सोल्व करना है तो क्या करेंगे, वो ऐसे आप टेंथ में भी करते थे, 1/x इक्वल टू ए ले लो, 1/y इक्वल टू बी ले लो, तो इक्वेशन बन जाएंगे 3a प्लस 4b इक्वल टू 6, एंड दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 6a प्लस 8b इक्वल टू 9। अच्छा, तो अब ये दो इक्वेशन में देखो 3/6, 4/8 एंड 6/9 में क्या रिलेशन है, तो 3/6 मतलब 1/2 होता है, ये भी 1/2 होता है, और 6/9 मतलब 3 2 6 एंड 3 3 9, तो ये तो सेम है लेकिन ये सेम नहीं है। सो फॉर टू लीनियर इक्वेशन a1/a2 एंड b1/b2 तो सेम है, लेकिन c1/c2 सेम नहीं है। इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, मतलब कि जीरो। तो इसमें भी इसने गलत कर दिया, कि इनफाइनाइट में क्या होता है, इधर भी इक्वल टू का साइन होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स आपको दिया है, बोला है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो a प्लस बी प्लस सी बताओ। सबसे पहली बात, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, वो 0 0 0 होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि a की वैल्यू तो 0 आएगी। दूसरी बात कि ये जो सारे एलिमेंट्स है ना वो ओपोजिट होते हैं, तो हमें पता चला कि b की वैल्यू -2 आएगी एंड c की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि ये दो एलिमेंट जो है ना c एंड ये दोनों भी ओपोजिट होते हैं। तो फाइनली हम बता सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, -2 प्लस 3 इज 1। सो 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 3 × 3 मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, और हमें दिया है ए इक्वल टू 2b। तो दोनों साइड अगर डिटर्मिनेंट लेंगे तो ऐसे होगा। अब ये 2 है ना, वो अगर बाहर आएगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ये एक प्रॉपर्टी है। 2 का क्यूब 8 होता है, b का डिटर्मिनेंट 1 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 8, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व x एक्सिस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये कर्व कैसा है, y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो भाई, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ पैराबोला होता है, -x² नीचे की तरफ पैराबोला होता है, लेकिन ये -x² प्लस 9 है, तो वो 9 यूनिट ऊपर आ जाएगा, और ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो ग्राफ है ना, ये y इक्वल टू 9 माइनस x² का है। अब हमें बोला है कि x एक्सिस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आपको पता है y एक्सिस होता है, और x इक्वल टू 3 शायद यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर इसमें y 0 रखेंगे तो x² इक्वल टू 9 होगा, तो x इक्वल टू प्लस और -3 होगा, तो -3, 0 यहाँ पे होगा। और अगर ये 3, 0 है तो x इक्वल टू 3 ये लाइन होगी, और हमें जो एरिया फाइंड करने का है वो है ये वाला। और ये एरिया फाइंड करने के लिए आप सब लोग जानते होंगे कि आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फ्रॉम 0 to 3, किसका,
एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स मतलब वाई, वाई मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन तो आप ये सिंपल तो जानते ही होंगे, 9x एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट है 0 to 3 का। सबसे पहले 3 पुट करेंगे, 9 3 जा 27 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 बाई 3 मतलब कि 9। 0 पुट करने से आपको हर बार 0 ही मिलेगा। तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, सो 18 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें अगर, तो एरिया बाउंडेड बाय साइन पाई एक्स, एक्स एक्सिस एंड 0 to 2। तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ तो हमें पता होता है ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन साइन पाई एक्स का ग्राफ कैसा होता है वो थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता है तो मुश्किल हो सकती है। तो पहले साइन एक्स का जो ग्राफ है ना, उसमें अगर हम सोचे कि ये जो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है वो क्या होते हैं, तो यहाँ पे 0 होता है, ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसा होता है साइन के ग्राफ में। लेकिन साइन पाई एक्स है ना, तो ये सारे पॉइंट्स है ना उसको पाई से डिवाइड करना होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये हो गया हमारे लिए 1, ये हो गया 2, और हमें 0 से लेके 2 तक में एरिया फाइंड करना था, मतलब कि ये वाला एरिया। और आप जानते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ है ना अगर, तो ये एरिया 2 होता है, ये आपको याद रखने के लिए पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। लेकिन साइन पाई एक्स है ना, तो ये एरिया 2 बाई पाई हो जाता है, ये वाला एरिया भी 2 बाई पाई हो जाएगा, और टोटल एरिया जो है वो 4 बाई पाई हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 4 बाई पाई। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो बहुत सिंपल बात है, आपको क्या करना चाहिए, पहले 0 to 1 में फंक्शन जो है ना साइन पाई एक्स, उसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए, उससे आपको सिर्फ ये वाला एरिया मिलेगा। हमें जो चाहिए वो टोटल एरिया इसका डबल है, ऐसा करेंगे तो इंटीग्रेशन का आंसर जो है ना वो 2 बाई पाई मिलेगा, और फाइनल आंसर 4 बाई पाई होगा जो रिक्वायर्ड एरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही फेमस और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक इलिप्स दिया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई 1/4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1/9 इक्वल टू 1 दिखाई देगा। और ऐसा जो इलिप्स है ना उसका एरिया होता है पाई ए बी, और ये जो है ना ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एंड 1/3। दैट्स वाई एरिया इज पाई बाई 6 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो पैराबोला है ना वो ऐसा होता है, और इसका लेटस रेक्टम जो है ना वो उसके फोकस से पास होने वाली एंड एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में x की वैल्यू है, सॉरी a की वैल्यू है 1, और इसका फोकस है 1,0। अगर ये फोकस है और वो 1,0 है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ना ये हो गई x इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये वाला एरिया जो है ना वो हमें फाइंड करना है, पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम, मतलब ये टोटल एरिया, अगर एक्स एक्सिस बोला होता तो सिर्फ ऊपर वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही लेते, लेकिन यहाँ पे टोटल एरिया हमें बोला है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से तो हमें एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे वाला एरिया ही मिलने वाला है। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 to 1 किसका, y का, और y है 2√x dx, और हम करेंगे उसका डबल। तो और 2 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, √x का इंटीग्रेशन 3/2 एंड 2/3 होगा, और लिमिट आ जाएगा 0 to 1 का। तो 2 2 जा 4 2 जा 8/3 हो जाएगा, और 1 पुट करेंगे तो 1 - 0, सो 8/3 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसका ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। तो इसमें क्या है कि आपको y का इंटीग्रेशन इधर बोला है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का इंटीग्रेशन तो हमें पता नहीं है, और हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना वो यहीं पे हुआ है, मतलब कि इसका ऑर्डर जो है ना वो हो जाएगा 2, और हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज 2। सो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका फाइंड करना है।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए पहले तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए जो कि x है। तो पहले पूरे इक्वेशन को हम x से डिवाइड कर देंगे तो माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे p ऑफ x जो है ना वो y का कोफिशिएंट माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको याद होना चाहिए, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx जितना होता है। p ऑफ x है माइनस वन बाई एक्स, माइनस वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मोड x। और अगर आप देखेंगे लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से तो ये x इनवर्स हो जाएगा, और x इनवर्स फिर e एन लॉग कट हो जाएगा, x इनवर्स होता है वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे बहुत ही जरूरी बात बता रहा हूँ, x ग्रेटर देन जीरो पे जगह पे x लेस देन जीरो होता तो ये वाला मॉड x है ना वो माइनस एक्स हो जाता। ध्यान से देखना, ई रेस टू लॉग मॉड x पावर माइनस वन, वन बाई मॉड x में आपका आंसर माइनस वन बाई मॉड x हो जाता अगर x लेस देन जीरो होता तो देखिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी तो वन बाई एक्स होगा, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन है, ये x ग्रेटर देन जीरो की जगह पे x लेस देन जीरो हो गई तो आंसर चेंज भी हो सकता है आने वाले टाइम में। ये चीज आप बहुत ध्यान से देखना और ऑब्जर्व करना। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑलवेज जीरो होते हैं। तो यहाँ पे भी ये वाला बच्चा है वो गलत करके आया है, क्योंकि अगर यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन होता तो फिर थर्ड ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन अगर दिया है ना तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 होते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फिर वो किसी भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट 0 होते हैं, इसीलिए तो उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। चलिए सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा होगा बताओ। सी एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आप जो इक्वेशन दिया है सी एक्स क्यूब, इसको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं और सी को रिमूव करना पड़ेगा तो थ्री एक्स स्क्वायर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है। बट सी की वैल्यू हमें, सी मतलब इसमें से एलिमिनेट होना चाहिए तभी उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। तो सी की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो c की वैल्यू हमें मिल रही है dy बाई डी एक्स डिवाइड बाई थ्री एक्स स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे तो y इक्वल टू सी की जगह पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर इंटू में है c के बाद एक्स क्यूब। सो फाइनली y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स बाई थ्री। तो ऐसा कोई ऑप्शन क्या आपको दिख रहा है, थ्री को इधर मल्टीप्लाई कर दो, थ्री वाई इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा ऑप्शन है और वही हमारा आंसर भी है। चलिए एंगल बिटवीन इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर यूनिट वेक्टर ए एंड बी, भाई ए एंड बी यूनिट वेक्टर है मतलब ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है और वो वन है, उसके बीच का एंगल थीटा दिया है तो हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये वाला डिटर्मिनेंट है ना उसको आप ध्यान से देखिए, तो वो बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये है पहले वाले डिटर्मिनेंट का आंसर। और आगे हमें दिया है किसी का स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट है। चलिए उसके बाद डिटर्मिनेंट में आप जानते हैं दोनों यूनिट वेक्टर है तो ये cos थीटा होगा, ये भी cos थीटा होगा और ये हो जाएगा वन। यहाँ पे आप देखेंगे तो वन वन दोनों का मैग्नीट्यूड है तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा होगा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। इधर गलती से भी वन नहीं कर देना है क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन निकालने पे ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसकी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, cos टू थीटा होता है, दैट्स व्हाई वन माइनस cos टू थीटा इज द राइट आंसर। चलिए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ना वो 3√21 है और उसकी डायरेक्शन ये है, तो वेक्टर क्या होगा वो बताना है। तो कोई भी वेक्टर अगर है ना, कोई वेक्टर वो उसके मैग्नीट्यूड एंड उसके यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट होता है। दूसरे लैंग्वेज में बोलो तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ना
वो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वेक्टर है ना वो उसके मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट होता है। मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है 3√21, यूनिट वेक्टर नहीं पता है लेकिन उसकी डायरेक्शन पता है, तो यहाँ से यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर मतलब डायरेक्शन हमारे पास 4 1 -2 है, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो 16 + 1 + 4, सो 3√21 इंटू 4 1 -2 डिवाइड बाई √21, तो 21 21 कैंसिल हो जाएगा एंड 3 टाइम्स 4 1 -2, मतलब कि अंदर 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 3 -6, ये वाला वेक्टर है ऐसा जिसका डायरेक्शन ये है और जिसका मैग्नीट्यूड 3√21 है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दो वेक्टर्स आपको दिए हैं और हमें फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ एक्स ओवर वाई। तो कंपोनेंट की फॉर्मूला शायद मैं भूल रहा हूं लेकिन एक बार हम ट्राई कर सकते हैं। शायद कुछ ऐसा था, एक्स डॉट वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, ना सिर्फ इतना वाई ही आएगा। तो अगर हम देखें तो दोनों वेक्टर 1 2 1 एंड 2 -3 -1 का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय वाई का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो 4 + 9 + 1। ऊपर वाले दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तो 2 -6 -1 डिवाइडेड बाई √14, 6 -5 डिवाइड बाई √14 आता है। और दूसरी बात कंपोनेंट है ना वो मैग्नीट्यूड लेंथ होता है, तो इधर उसका मॉड्यूलस भी आएगा और इस तरीके से आपका जो आंसर है वो 5/√14 हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार मैं जस्ट वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो चेक किया और पता चला कि इधर मॉड्यूलस है ना वो नहीं आएगा। तो फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ मोड नहीं आता है भाई। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कंपोनेंट की फॉर्मूला, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसमें नहीं दी है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -5/√14। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स एंड वाई ऑर्थोगोनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ एक्स एंड वाई ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। अगर एक्स एंड वाई परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो 2a 3a 0 का डॉट प्रोडक्ट 0 0 4a के साथ 0 होगा। तो भाई साहब ये तो 0 + 0 + 0 = 0, तो 0 = 0 हो गया। इसका मतलब कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए, आप ए जो दिख रहा है ना उसकी जगह पे कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये दो वेक्टर्स है ना वो ऑर्थोगोनल ही रहेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर 0 लिया तो ये 0 0 0 हो जाएगा और ये भी 0 0 0 हो जाएगा। एंड 0 0 0 है ना उसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है, तो फिर वो ऑर्थोगोनल किसी को नहीं हो सकता। और वैसे भी दोनों सेम वेक्टर हो जाएंगे, तो सेम वेक्टर कैन नॉट बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सो कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच डायगोनल, देखो भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की दो फॉर्मूला है। एक है एरिया इक्वल टू हाफ इंटू ए क्रॉस बी और दूसरी फॉर्मूला है ए इक्वल टू जस्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कब? इफ ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड, और ये कब? इफ ए एंड बी डायगोनल्स। तो अभी हमारे पास डायगोनल है, तो मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड किसका? तो ये वाला जो वेक्टर है ना ये 0 1 1 है और ये वाला वेक्टर 1 0 1 है और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो आई जे के 0 1 1 1 0 1। चलो भाई क्रॉस प्रोडक्ट अगर इसका करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलेगा आंसर में 1, फिर इसके साथ 0 -1 लेकिन +1 हो जाएगा, 0 -1 ऐसा कुछ होगा। और इसका भी हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, तो √3/2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस origin to the plane is this, then the equation of the plane। तो ये प्लेन है,
यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन है, अगर यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने डाला तो इसके कोऑर्डिनेट है ना, वो है 1 2 -3। आपको बताना है इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑलवेज होता है r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। इसके लिए हमें ए एन एन की जरूरत होती है। तो ए मतलब पॉइंट फ्रॉम वेयर प्लेन इज पासिंग, तो वो तो 1 2 -3 दिख रहा है। एन मतलब प्लेन की नॉर्मल डायरेक्शन, मतलब ये वाली डायरेक्शन आप ले सकते हैं, और वो भी 1 2 -3 ही है। अगर और आर जो है वो तो एक्स वाई जेड होता ही है, तो एक्स वाई जेड डॉट 1 2 -3 इक्वल टू 1 2 -3 डॉट 1 2 -3। तो x प्लस 2y माइनस 3z, ऐसा कोई इक्वेशन आपको दिख रहा है। दो इक्वेशन ऐसे है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 14। तो जिसका कांस्टेंट टर्म 14 है और लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 2y माइनस 3z है, वो आंसर होगा। चलिए, मेजर द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, तो भाई ये प्लेन है, देखो -2x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू, ओहो इधर कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तो ये लाइन है, लाइन एंड प्लेन के बीच का एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो वो होता है साइन इनवर्स लाइन का डायरेक्शन, प्लेन का नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में दोनों का मैग्नीट्यूड। तो लाइन की डायरेक्शन है वो निकालने से नीचे से मिलती है 2 2 1, लेकिन इससे पहले एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 1 1 होना बहुत जरूरी है। और प्लेन का जो नॉर्मल है वो -2 2 -1, -2 2 -1 आपको दिख रहा है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करें तो -4 प्लस 4 -1 डिवाइड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो सेम ही होगा, 4 प्लस 4 प्लस 1 एंड 4 प्लस 4 प्लस 1। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है -1 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब 9। लेकिन बहुत जरूरी बात यह है कि इधर जो फॉर्मूला है उसमें न्यूमरेटर में मॉड्यूलस आता है, और वैसे भी साइन इनवर्स -1/9 ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, तो साइन इनवर्स 1/9 यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इज √9। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज √29। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 3x minus 4y plus 2z plus k, एंड डिनोमिनेटर में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 4 16 प्लस 4, और पॉइंट है हमारे पास -1 2 -2। तो ये 16 प्लस 9 25 29, स्क्वायर रूट ऑफ 29 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 29 हो जाएगा 29, और इधर हमारे पास आ जाएगा k, और तीनों माइनस है, तो -4 2 8 2 2 4, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, और इधर मॉड है। तो k की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, k -15 इक्वल टू 29 भी हो सकता है और -29 भी हो सकता है। तो k इक्वल टू 44 होना चाहिए, एंड इधर k इक्वल टू -29 प्लस 15, तो -14 होना चाहिए। तो -14 एंड 44 ये दो आंसर होगा। अब ये वाला बच्चा जो है इसने इधर मॉड लगाना वो भूल गया है, तो उसको सिर्फ मॉड लगाना भी भूला तो भी गलत है। ओ हो सॉरी 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 सॉरी, एक और चीज है, के की वैल्यू 44 एंड -14 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि के की वैल्यू लेस देन 0 है। इसका मतलब ये होता है कि ये मेरा आंसर गलत हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। दो वैल्यू में से नेगेटिव वैल्यू जो है वो -14 है। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी। इमेज ऑफ पॉइंट रिलेटेड टू द प्लेन इज दिस, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए भाई, ये एक पॉइंट है 1 2 -3, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इसका इमेज है -3 6 4। तो बताइए कि प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। प्लेन के इक्वेशन के लिए आपको पॉइंट एंड नॉर्मल चाहिए, तो पॉइंट आपको मिड पॉइंट से मिलेगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको याद है क्या? मिड पॉइंट आपको मिलता है
x1 प्लस x2 बाई टू मतलब -3 प्लस 1 बाई टू कोमा 2 प्लस 6 बाई टू कोमा -3 प्लस 4 बाई टू, मतलब कि -1 6 प्लस 2 8 बाई टू 4 माइनस प्लस 1 बाई टू, ये पॉइंट है। और नॉर्मल तो आप निकाल ही सकते हैं, कैसे, ये वाली डायरेक्शन आप ले लीजिए, ये नॉर्मल है तो ये ए था, ये बी था, ए बी ये बी ये कुछ भी ले सकते हैं। ए बी के लिए बी माइनस ए करना पड़ेगा, -3 -1 -4 6 -2 4 एंड 4 माइनस माइनस प्लस 3 7। तो ये वाला नॉर्मल आपको किधर दिख रहा है, इसका डबल दिख रहा है। चलो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल ही लेते हैं। r डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, आर डॉट एन, एन हमारे पास है -4x प्लस 4y प्लस 7z, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 4 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 7 बाई 2, तो 16 प्लस 4 22 ज़ा 40 एंड 47 बाई 2 आएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो, और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दे तो 8x माइनस 8y माइनस 14z एंड -47 इधर आके प्लस 47 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बस ये बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू दिस। तो देखो भाई, ये जो प्लेन है हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो इसको परपेंडिकुलर होनी चाहिए एंड इस पॉइंट मतलब कि 1 2 -3 से पास होनी चाहिए। तो देखो कि 1 2 -3 से कितनी लाइन पास होती है, या फिर 1 2 -3 से पास होने वाली लाइन ऐसी होती है x-1 y-2 एंड z+3। डायरेक्शन की अगर बात करें तो प्लेन का जो नॉर्मल है ना, जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से मिलता है वही लाइन का डायरेक्शन होगा। तो 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5, देखो इसमें 2 3 5 नहीं है तो वो आंसर नहीं आएगा, इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, बाकी दोनों में 2 3 5 2 3 5 है। अब -1 प्लस 2 होना चाहिए, -1 प्लस 2 प्लस 3 इसमें है, तो ये करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x है ना, वो f ऑफ 0 के इक्वल होता है। f ऑफ 0 के ऑलरेडी हमें दिया है, और x टेंस टू 0 मतलब कि जब x 0 नहीं है तब हमारे पास फंक्शन है tan 4x इंटू cos 3x डिवाइडेड बाई x। क्या आप जानते हैं tan 4x बाई 4x है ना, वो 1 होता है, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये 4 ये 1 और ये cos 0 भी 1 होता है, तो k की वैल्यू हमें मिल गई 4। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट एक्स साइन एक्स, ये हमने एकम कसौटी में भी अभी इसका जस्ट प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किया है उसमें भी ये क्वेश्चन था और ऐसा ही कुछ आंसर आया था। लेकिन जल्दी से अगर हम दूसरी बार भी कर ले तो डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स साइन एक्स, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव आप जानते होंगे 1/2 रूट एक्स साइन एक्स होता है। फिर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा जिसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1, तो x cos x प्लस साइन एक्स, और नीचे ये ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो आगे, कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर आपको याद है तो होता है -1 बाई मॉड x एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, लेकिन हमें चाहिए डेरिवेटिव x इक्वल टू -2 पे, तो इसमें -2 रखो तो ये तो +2 हो जाएगा, और ये 2 2 ज़ा 4 -1 3 -1/2 रूट 3 हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर है। ये भी एकम कसौटी का ही क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स अगर फाइंड करना है तो आप जानते हैं कि dy बाई डी एक्स इज रेशियो ऑफ dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी, बिकॉज गिवन इक्वेशंस गिवन फंक्शंस आर पैरामेट्रिक फंक्शन। dy बाई डी टी होता है 2a, dx बाई डी टी होगा 2at, सो 1/t इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब दिखने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा ब्लर हो गया है। y इक्वल टू टेन इनवर्स एक फंक्शन दिया है, आपको प्रूव करना है 1 प्लस एक्स, सॉरी फाइंड करना है ये वैल्यू। तो जल्दी से डेरिवेटिव करें तो y1 इक्वल टू टेन इनवर्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि हमें ये फाइंड करना है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेफ्ट साइड में, तो y1 इक्वल टू 1 ऐसा बनेगा। अब यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव करो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इधर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा y2,
प्लस y1 एज इट इज इसका हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 0। हमें फाइंड करने के लिए बोला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 जो होगा -2xy1। -2xy1 is the option number A. Next question, the probability of selecting defective bolt out of 400 ball। भाई लोग n की वैल्यू 400 टोटल बॉल है, डिफेक्टिव बॉल का प्रोबेबिलिटी 0.1 बोला है तो नॉन डिफेक्टिव का 0.9 हो जाएगा। और हमें पूछा है मीन, बहुत ही जरूरी बात, मीन जो है ना वो n इंटू पी होता है। सो 400 इंटू 0.1 अगर आप निकालेंगे तो 40 आएगा और ये होता है मीन। इसके साथ साथ एक फ्री की एडवाइस भी देता हूँ, अगर वेरिएंस आपको पूछे तो वो एन पी इंटू क्यू होता है, याद रखिएगा। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल गिवन बाय, तो मीन आपको दिया है 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 3, तो मीन होता है एनपी, मतलब एनपी की वैल्यू है 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करे तो वो वेरिएंस होता है, मतलब वेरिएंस हो जाएगा 9, मतलब कि एनपी क्यू हमारे पास है 9। हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 माइनस 3x। अच्छा, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तो वेरिएबल x है ना x, चलो इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं। अगर आपको बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 3 एंड हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 माइनस 3x, तो देखो प्लस माइनस करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? ऐसा ऑफ x का -3 टाइम्स हो जाता है, तो -3 ऑफ 3 मतलब कि 9 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल वर्ड में बताऊं तो जो डेटा आपको दिया है उसमें कुछ भी प्लस माइनस करने से उस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो k टाइम्स हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना है कि वो मॉड k टाइम्स होगा। सो राइट नाउ +-2 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट -3 से मल्टीप्लाई किया है x को, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है ना वो -3 के मॉड टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि 3 टाइम्स हो जाएगा, आंसर आएगा 9। ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी है वो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी जितना हो जाएगा। हमें फाइंड करना है पी ऑफ ए यूनियन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए हमारे पास है 0.1 0.9 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों का प्रोडक्ट 0.1 इंटू 0.9। 0.9 एंड 0.1 का सम होता है और ये होता है 0.09। 1 में से 0.09 जाएगा तो 0.91 होना चाहिए। 0.91 इज द राइट आंसर। ए बी दिया है, ए यूनियन बी भी दिया है और हमें ए गिवन बी फाइंड करना है। ए गिवन बी होता है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। पी ऑफ बी हमारे पास है कितना? 0.35। ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ये तीनों वैल्यूज भी हमारे पास है 0.40 प्लस 0.35 माइनस 0.55, डिनोमिनेटर में है 0.35। 4 5 6 7 0.75 माइनस 55 65 75, ऊपर 0.20 नीचे 0.35, मतलब के 20/35, मतलब 5 4 जा एंड 7 5 जा 4/7 इज द राइट आंसर। चलो आगे। feasible solution of linear programming problem is must satisfy of all the problems of constraint simultaneously, must be a corner point of a visible region, need not satisfy the, ये आंसर तो नहीं आएगा, फाइनल है। need not satisfy all the constraints, सारे constraint को satisfy करना चाहिए। must optimize the value of the objective function, तो feasible solution है वो ऑप्टिमाइज करेगा ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पे ही होगा। feasible solution of the linear programming problem must be a corner point of a feasible region, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉर्नर पॉइंट पे भी आपको सॉल्यूशन मिलता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, बट फाइनल बात ये है कि फिजिबल रीजन जो है ना वो सारी की सारी जो कंस्ट्रेंट्स है इनइक्वालिटी से उसको सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट, कॉर्नर पॉइंट आपको कुछ दिए हैं और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूछा है, तो आपको क्या करना है, सारे कॉर्नर पॉइंट्स इधर लिखने हैं। ये 0 0, फिर 16 0, 8 16,
एंड 0 24। अब आपको बताना है कि मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आएगी किसकी, तो z इक्वल टू 300x प्लस 190/, इसकी वैल्यू 0 होगी, 4800 होगी इसकी वैल्यू, और 24 इंटू 190 है क्या, यस। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, 24 इंटू 190, तो यहाँ पे आएगा 4560, और ये 2400 प्लस 190 इंटू 16 3040, और इसमें भी अगर मैं 2400 ऐड कर दूं तो 5440 हो जाएगा। लेकिन बात बहुत सिंपल थी कि मिनिमम वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी, तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा 0 ही आ जाता। Find the approximate error in volume of cube of edge x if edge is increased 2%। अगर आप इंक्रीज करते हैं तो क्या कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। क्यूब का वॉल्यूम एक्स क्यूब होता है, और फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपने को फाइंड करना है। क्या आप जानते हैं कि डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स है ना, वो ऑलमोस्ट डी वी बाई डी एक्स के इक्वल होता है। तो डेल्टा वी अगर चाहिए तो वो डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स जितना होगा, और डेल्टा एक्स मतलब कि साइड में कितना चेंज है, कितना एरर है, तो वो बोला है 2% ऑफ एक्स, मतलब 2/100 ऑफ एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स तो 3x² हो जाएगा, और ये 2x/100 हो जाएगा। तो फाइनली 3 2 6/100 ऑफ एक्स क्यूब बोले तो 6% ऑफ v, तो 6% आपका आंसर होगा। चलिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट दिस एंड दिस। तो y अगर x² माइनस 3x प्लस 5 है, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम करें तो वो होगा 2x माइनस 3। अगर डेरिवेटिव में हम 2,3 पुट कर दे तो वो होगा 2 2 4 माइनस 3 मतलब कि 1। इसका मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना वो 1 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो -1 हो जाएगा। तो 1 - 1 इज द राइट आंसर। इंटीग्रेशन पूछा है, अब इसमें मुझे भी क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए 2x माइनस 1। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, e रेस टू एक्स को अगर t ले लूँ तो e रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और dx इक्वल टू डी टी बाई ई रेस टू एक्स बोले तो डी टी बाई टी हो जाएगा, और बाद में जो मेरा क्वेश्चन है वो बन जाएगा डी टी बाई टी इंटू t² माइनस 1। और ये तो मुझे लगता है कि सेक इनवर्स t का इंटीग्रेशन होना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ये है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आपको दिया है log x रेस टू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस सी। एफ ऑफ एक्स चाहिए तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड अगर डिफरेंशिएशन करे तो ये तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, लेकिन ये होगा 5 तो कांस्टेंट है, ऊपर 5 log x का पावर 4 होगा, log x का 1/x होगा, c का 0 होगा, 5 पे कैंसिल हो जाएगा, log x का पावर 4 डिवाइड बाई x इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अभी अगेन ex रेस टू x इंटू 2 प्लस log x dx, ये क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन में यहाँ पे जो होता है ना वही आपका आंसर आता है। अगर ये ऑप्शन e रेस टू एक्स का पावर x है तो यही आंसर आएगा। कैसे, तो देखो बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है। जब जब ऐसा आए तो आपको क्या करना है, e x का पावर x उसी को t ले लेना है, फिर डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका डेरिवेटिव होता है f ऑफ x पावर g ऑफ x इंटू g ऑफ x डिवाइड बाई f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज ई, फिर प्लस जी डेस एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ होता है, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ई एक्स का पावर एक्स, और यहाँ पे ई कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, 1 प्लस लॉग ई प्लस लॉग एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अगेन लास्ट टाइम ई रेस टू एक्स का पावर एक्स होगा 1 + 1 2, लॉग ई भी 1 होता है, 1 + 1 2 प्लस लॉग एक्स dx इक्वल टू डी टी। और ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है ना वो हमारे लिए dt बन चुका है, और dt का इंटीग्रेशन t प्लस सी होता है। t की वैल्यू जो है वो e रेस टू एक्स का पावर x प्लस सी है। क्लियर।
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन भी दिखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। e टू एक्स प्लस e टू माइनस एक्स है एक टर्म, दूसरी टर्म है e टू माइनस टू एक्स माइनस e टू माइनस टू एक्स डी एक्स। दोनों तो माइनस नहीं हो सकते, यहाँ पे है प्लस। चलो तो इसको कैसे इंटीग्रेट करें? तो वैसे तो ओपन करके कर सकते, लेकिन मैं थोड़ा सा जुगाड़ दूसरा लगाने की ट्राई कर रहा हूँ कि ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स को छोड़ो, ये ई रेस टू एक्स का स्क्वायर है और ये माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर है। ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओ तो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब अगर ध्यान से देखें तो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर हो चुका है, बाजू में ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स है। ये फंक्शन है, बाजू में उसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन होता है e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी। तो क्यूब वाला आंसर अपना है यही। चलिए नेक्स्ट। तो अभी जो हमारे पास है उसमें क्वेश्चन तो इस बार शायद आपको दिख रहा होगा, और इंटीग्रेशन हमें करना है तो कैसे करें? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो ये 3x² इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है। वैसे सोचने जाएंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ऐसा दिख रहा है क्या आपको? अगर ऐसा दिख जाए तो फिर आप बता सकते हैं कि किसी का प्रोडक्ट रूल इसके बीच में लगाया होगा और बाद में उसका डेरिवेटिव ऐसा हुआ होगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एलिमिनेट हो जाएंगे और टेन इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए ये तो सीधी फॉर्मूला है, अगर आपको याद है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू एंड साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो अभी के लिए जो क्वेश्चन है वो है √5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये होना चाहिए आंसर एक्स बाई टू एंड 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स एक्स बाई √5। तो ये तो आंसर कभी नहीं आएगा, ये √5/2 भी नहीं आएगा, √5/2 भी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। चलिए n से लेके n+1 एक यूनिट का अगर डिफरेंस है ना लिमिट में तो ऐसा आंसर आता है। तो 1 to 11 का 1 से 11 तक अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 1 to 2 में करना पड़ेगा, बाद में 2 to 3 में करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ऐसा करते करते लास्ट टाइम हम क्या करेंगे? 10 to 11 में f of x को इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए n to n+1 में आंसर n-1 है, तो इसका आंसर होना चाहिए 1c1-1 मतलब कि 0। इसका आंसर होना चाहिए 2c1, फिर होना चाहिए 3c2 और लास्ट तक जाते जाते 10c9 हो जाएगा। और क्या आपको पता है कि 1c0 1 होता है, 2c1 2 होता है, 3c2 3c1 होता है मतलब 3 होता है, लास्ट में 10c9 10c1 होता है और वो 10। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम आपको पता है n/2 इंटू n+1 से मिलता है, ये 5 और ब्रैकेट में 11 और आंसर होगा 55। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे आपका मार्च 2018 का पार्ट ए के 15 MCQs का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आने वाले टाइम में और भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते रहेंगे। आई थिंक 2018 से लेके 2022 तक के सारे पेपर्स ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, और भी कुछ पेपर्स आने वाले टाइम में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशंस है जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स हम सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने से आपको बेनिफिट मिल रहा होगा और आपको पता चल रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड की एग्जाम में आते हैं। हार्डली 5 to 10 क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं जो डिफरेंट है
बाकी सारे क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से रिपीट होके ही आपके सामने आएंगे। तो ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर प्लस गुडसेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके लिए सोल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।